आखिर कब तक। स्टोरी 2। 2025 शाम के 4:30 बजे रोजमर्रा की तरह मैं टीवी खोलकर देश विदेश की खबरें देखने लगा। थोड़ी बहुत देश विदेश और खेल जगत की खबरों के अतिरिक्त बाकी खबरें लगभग वही थी। कुछ भी बदला हुआ नहीं था। बस तारीख और दिन के शाम के 5 बजते ही फिर विभिन्न चैनलों में शुरू हो जाता है। कहीं बहस, कहीं टक्कर, कहीं दंगल, तो कहीं ताल ठोक के। बहुत बार न चाहते हुए भी मैं इनको देखने लग जाता हूं, यंत्र चलित सा। इसमें आमंत्रित किए गए वक्ताओं में अधिकतर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक विश्लेषक, कभी सामरिक विषयों पर चर्चा के दौरान सेना में उच्च पदों पर अपना योगदान दे चुके सेनाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। अब तो धर्मगुरु भी खूब नजर आते हैं। एंकर कार्यक्रम के नामानुसार बहस के संचालन में पूरा न्याय करते दिखाई देते हैं। दिन भर के चर्चित किसी सनसनीखेज ज्वलंत मुद्दे पर उठी बहस से शीघ्र ही शुरू हो जाता आरोप प्रत्यारोप का दौर। कुछ बुद्धिजीवी वक्ताओं की सही और सटीक बातों को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की बुलंद आवाज और आपसी तनातनी के बीच में हमेशा दबते हुए ही देखा। अक्सर ही बहस मुख्य मुद्दे से भटककर कहीं और चली जाती है, जिसका विषय से दूर दूर तक कोई लेना देना दिखाई नहीं देता। ये चैनल क्या दिखा रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, इसी कशमकश में दर्शकगण उलझे ही होते हैं कि एंकर के द्वारा कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। आज का विषय था 2 समुदायों में हुई हिंसा की झड़झेप से पूरे देश में फैली आगजनी की घटना, व्यक्तिगत व सरकारी संपत्ति का नुकसान और उसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की मौतें। सभी वक्ता ऊंची आवाज में सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपनी बातों को सही साबित करने के लिए एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में लगे हुए थे और साथ ही एक दूसरे को नीचा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पता नहीं मैं कितनी देर तक इन दंगलों के उठापटक में उलझा रहता अगर नीता मुझे नहीं टोकती। आप भी ये क्या देखते रहते हो? नीता ने चाय पकड़ाते हुए कहा। नीता की बातें सुनकर मैंने टीवी बंद कर अपना मोबाइल खोल दिया। चाय का आनंद लेते हुए व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करने लगा। पूरा व्हाट्सएप भड्डचकाऊ संदेशों से भरा हुआ था। मैंने तुरंत उस ऐप से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। फिर भी ऐसा कहना ईमानदारी नहीं होगी कि मैं इन भड्डचकाऊ और अनेक बार विषाक्त खबरों से स्वयं को अछूता रख पा रहा था। कहीं ना कहीं मैं प्रभावित भी हो रहा था। कई प्रश्न भी मस्तिष्क में उमद्दने घुमद्दाने लगे थे। अगर ये खबरें मुझ जैसे एक शिक्षित और जागरूक व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, तो अल्प शिक्षितों की मनःस्थिति का क्या होता होगा। 7 साल हो गए थे मुझे बैंक से रिटायर हुए। दोनों बच्चे भी अन्य शहरों में अपने अपने जीवन में व्यवस्थित हो गए थे। घर पर मैं और मेरी पत्नी नीता अपने जिम्मेदारियों से मुक्त एक आराम की जिंदगी बिता रहे थे। इन सब बातों को देखकर मुझे नौकरी के शुरुआती दौर की अपनी गांव की वह पोस्टिंग याद आई। मुझे बरेली में बैंक में अफसर के पद पर नियुक्त हुए अभी 2 ही साल हुए थे कि सितंबर माह 1979 को मुझे डेपुटेशन पर बरेली से 47 किलोमीटर दूर एक रिमोट गांव में शाखा प्रबंधक के रूप में भेज दिया गया। उस गांव की पोस्टिंग को उस समय काला पानी की सजा कहते थे, जो कि वहां पहुंचते ही सही सिद्ध भी हो गया था। गांव मुख्य सडरडेचक से 7 से 8 किलोमीटर दूर था। कोई भी वाहन वहां पर उपलब्ध नहीं था। कंधे पर अपने भारी बैग के साथ खेतों के बीच से होता हुआ उबदा खाबदा पगडंडियों पर पैदल चलते हुए गांव तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत पस्त हो गई थी। सीधे बैंक पहुंचा, जहां पर एक क्लर्क और चपरासी मेरा इंतजार कर रहे थे। गर्मी और थकान से बेहाल जब मैंने कुर्सी पर बैठते ही उन्हें पंखा चलाने के लिए कहा, तो दोनों हंसने लगे। साहब, लाइट हो गांव में तो पंखा चलाएं क्या? ये मेरे लिए पहला झटका था। रहने का क्या इंतजाम है? मैंने क्लर्क विनय से पूछा, जिसकी कुछ महीने पहले ही नौकरी लगी थी। साहब, आपकी खटिया भी रात में यहीं आंगन में डाल देंगे। दैनिक वेतन में लगा हुआ जफर जिस बेतकल्लुफी से बोला, उससे मुझे अपनी अफसरगिरी का चोला उतरते हुए लगा। जफर उसी गांव का रहने वाला था। मुझे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए उस पर होने वाली निर्भरता का एहसास होने लगा। लोग इसे काला पानी की सजा क्यों बोलते हैं,
समझ में आने लगा। एक बार तो मन हुआ जिन उबड़ खाबड़दाज पगडंडियों पर चलकर अभी आया उसी पर चलकर वापस लौट जाऊं, पर फिर 6 महीने की बात सोचकर मन मसोसकर दिल को बहला दिया। मेरा सामान विनय के सामान के साथ बैंक के एक कोने में रख दिया गया। बैंक के उस कोने में मेज पर एक स्टोव, कुछ खाने की सामग्री के डब्बों के अतिरिक्त चंद बर्तन थे। बगल में ही एक चारपाई भी खद्दी ही करके रखी हुई थी। बैंक ही आशियाना बन गया। खाना भी सुबह और शाम वहीं बैंक के अंदर बनता। पीने का पानी जफर पास के कुएं से ले आता। शौचालय का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। रात में जफर मेरी और विनय की खटमलों से भरी चारपाइयों को बाहर आंगन में लगा देता था। हमारे इर्द गिर्द मकान मालिक के परिवार के पुरुष सदस्यों की चारपाइयां भी बिछ जाती। अक्सर हमारी रातें खटमलों से युद्ध करते हुए गुजरती थी। मैं धीरे धीरे गांव को समझने लगा था। वह एक मुस्लिम बहुल गांव था। 95% लोग मुस्लिम समुदाय के थे और शेष 5% हिंदू समुदाय के। हमारे बैंक का मकान मालिक भी मुस्लिम था। बैंक के अतिरिक्त वहां पर 3 और सरकारी विभाग के कार्यालय थे: ब्लॉक, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सालय। गांवों के विकास के न हो पाने का कारण सरकारी योजनाओं का सिर्फ पेपर तक सीमित रह जाने की वजह का मैं चश्मदीद गवाह बन गया। इन तीनों विभागों के कर्मचारी महीने में सिर्फ वेतन वाले दिन दिखाई देते थे। उस दिन तीनों विभागों के लोग इकट्ठा होकर पिकनिक मनाते थे। स्वास्थ्य विभाग तो राम भरोसे था। पशु चिकित्सालय के कंपाउंडर को गांव के लोगों का डॉक्टर बना देख मैं आसमान से जमीन पर गिरा। यहां पर समय काटना भी एक अलग समस्या थी। किसान खातेदारों के दर्शन सुबह और शाम को ही होते थे। दिन भर सन्नाटा पसरा रहता था। सितंबर का महीना था। गर्मी बेहाल कर रही थी। ऊपर से गांव में बिजली नहीं। मैं बहुत जल्दी ऑफिस टाइम में पैंट शर्ट से टी शर्ट और हाफ पैंट में आ गया। वह पेडीडीएच आज भी मुझे याद आता है, जिसके नीचे बिछी चारपाई पर मैं दिन में लेट कर उपन्यास पढ़ता था। चारपाई के निकट ही चारों ओर बंधी बकरियों का मिमियाना संगीत की ध्वनि उत्पन्न करता और नींद का वातावरण बनाता था। उनके मलमूत्र की गंध को मैंने स्वीकार कर लिया था। कभी कभी अपने काम में अति व्यस्त किसी किसान को लगभग जबरदस्ती पकड़ डीडीएच कर चौथा साथी बना देते और हम तीनों ताश खेलने बैठ जाते। वहां हमारे मनोरंजन और जरूरी सामान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मंगलवार और शुक्रवार को लगने वाले हाट थे और एक ट्रांजिस्टर जिसको गांव आने से पहले मेरे एक कलीग ने मुझे साथ ले जाने के लिए कहा था। नहीं हुई मैं 6 महीने वहां पर रहा। सभी त्योहार, दशहरा, दिवाली, ईद आए। दोनों समुदायों के लोगों को पूरे उत्साह के साथ सभी त्योहारों को मनाते देखा। एक बार भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे गांव में हूं जहां की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम है। इतना आपसी सौहार्द था वहां दोनों समुदायों के बीच में। आज जब मैं यह सारी खबरें देखता, पढ़ता या सुनता हूं तो मेरे जहन में बिताए वह 6 महीने जब तब आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में कुछ विषयों के लिए वक्त थम सा गया है। आजादी के इतने सालों बाद भी ये सोच जस की तस है। इतने वर्षों में इतिहास तक बदल जाता है। कभी तो लगता है परिस्थितियां संभलने के स्थान पर और बिखर रही है। बॉर्डर पर सेना ने आतंकवादी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। 4 आतंकवादी ढेर हो गए। हमारे भी 3 जवान शहीद हो गए। इस प्रकार के समाचार हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। कैलेंडर बदल रहा है, सरकारें बदल रही हैं, दृश्य बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो ये सब देश की सीमाओं पर अशांति और देश के अंदर खलबली। सत्ता के लोभ में राजनीतिक पार्टियां इस आग को और भड़िकाने का प्रयास करती है। ऊपर से टीवी में लगातार प्रसारित इन समाचारों और सोशल मीडिया में तेजी से फॉरवर्ड होते ये संदेश समाज में जहर घोलने का काम कर है और इनकी गिरफ्त में हम सब आ रहे हैं। क्या सचमुच हमें इन समाचारों को बार बार सुनने और देखने की जरूरत है? अति सर्वत्र वर्जित। यह उक्ति अब समाचार प्रसारण में भी लागू होती दिख रही है। यूरोपीय देशों ने भी बहुत कुछ देखा है। क्या कुछ नहीं हुआ उन देशों के बीच? हमेशा युद्ध क्या, महायुद्धों की स्थिति उन देशों के बीच रही। अपना वर्चस्व साबित करने के लिए देश की सीमाओं को बढ़ाने की होड़ दिए कई युद्धों को झेलने के बाद वे समझ गए
कि इन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा, और ये भी वे समझ गए कि पढ़ड़होसी देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। सारी बातों को छोड़े डसकर, आपसी रंजिशें भुलाकर ये देश आगे बढ़े। आज वहां अमन चैन है, आवागमन भी इन देशों में सरल है। इन देशों के आपसी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव इन देशों के पर्यटन पर भी पड़ रहा। अन्य देशों के पर्यटक शेंगेन वीजा से यूरोप के 26 देशों में आराम से घूम सकते हैं। हम भी जब पिछले साल नीता की बहन के पास डेनमार्क गए थे तो कैसे कार से जर्मनी चले गए थे। उस एक वीजा से हम स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस भी घूम लिए थे। कहीं कोई सघन जांच की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा। इन देशों की ऊर्जा अपने देश के विकास कामों में लगती है, सीमाओं की रक्षा में नष्ट नहीं होती। क्या ये सब हमारे देश और पढ़ड़होसी देशों के बीच में संभव नहीं हो सकता? अगर ऐसा हो जाए तो कितनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देशों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाएगा, सीमा पर अमन चैन हो जाएगा और देश में रह रहे नागरिकों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहेगा। दोनों देशों में आपसी भाईचारे के साथ व्यापार के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या हुआ? मुझे गंभीर देख नीता ने पूछा। कुछ नहीं, आप जरा जुनैद को फोन कर दो, किचन और बाथरूम का भी एक नल खराब हो गया है। कहकर नीता खाने बनाने किचन में चली गई और मैं जुनैद को फोन लगाने लगा। मैंने रात में नीता के हाथ का स्वादिष्ट भोजन किया, बचे खाने को समेटा। नीता किचन की सफाई में लगी हुई थी। काम से निबटकर नीता टीवी देखने लगी। मैं लैपटॉप पर अपनी मेल चेक करने लगा। कुछ बिलों का पेमेंट करने के बाद दूसरे शहरों में रह रहे दोनों बच्चों से उनके हालचाल पूछने लगा। मुझे बेटे से बातें करते देख नीता ने एकदम से मेरे हाथ से फोन ले लिया और प्रफुल्लित हो बेटे से बातचीत में मग्न हो गई। मैंने रिमोट उठाया और टीवी के चैनल खंगालने लगा। एक चैनल पर कवि सम्मेलन चल रहा था। एक से बढ़कर एक कवि और कवियत्रियां उनकी कविता प्रस्तुत करने की अपनी अपनी शैलियां इतनी रोचक और मनमोहक थी कि मैं मंत्रमुग्ध हो सुनता ही रह गया। शायर भी थे, उनका अंदाजे बयां भी इतना दिलकश था कि मजा आ गया। नीता कब बच्चों से बात पूरी कर टीवी देखने लगी, इसका भी भान मुझे नहीं हुआ। फिर एक शायर आए और अपनी दमदार आवाज से एक समा सा बांध दिया। उनके हर शेर पर वाह वाह की आवाज गूंज रही थी। मैं भी अपने को रोक ना सका और वाह वाह की आवाज मेरे मुंह से भी निकलने लगी। शायर के अंतिम शेर पर तो वाह वाह करने वाले दर्शक अपनी जगह से उठकर करतल ध्वनि के साथ शायर को दाद देने लगे। नीता भी अपने को रोक ना पाई, वह भी ताली बजाकर दाद देने लगी। मेरा मन एक खूबसूरत एहसास से भर गया। मैं हल्का महसूस करने लगा। जब इतनी खूबसूरती हमारे बीच है तो हवा में जहर कौन घोल रहा? दूसरे दिन ठीक 10 बजे जुनैद पहुंच गया और आधे घंटे में ही दोनों नल ठीक कर दिए। जब भी हमें नलों आदि में कोई परेशानी आती थी, बस एक नाम दिमाग में आता था, जुनैद। जुनैद को देख मैं सोचने लगा कि जुनैद और हमारे जैसे हजारों, लाखों नहीं वरन करोड़ों लोग हैं जिनको इन सियासती दांव पेंचों से कोई मतलब नहीं। सब अपनी अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें दूर दूर तक इन सब से कोई सरोकार ही नहीं है। इसी बीच नीता ने फिर से न्यूज चैनल लगा दिया। टीवी पर खबर चल रही थी कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का कारण खुलकर सामने आया है। दिल्ली के दंगे हों या बेंगलुरु का उत्पात, पश्चिम बंगाल में हिंसा की बात हो या फिर मुजफ्फरनगर का बवाल, हर जगह सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा भड़दकाऊ पोस्ट डालकर दंगे भड़काए गए। आज पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इस खबर से फिर एक बवंडर दिमाग पर हावी होने लगा। कुछ लोगों के कारण सच में ये लोग सबके लिए घातक है और सबसे ज्यादा अपने समुदाय के लिए। एकाएक मुझे अनवर की बात याद आ गई कि जब वह ऑफिस के काम से अमेरिका गया था तो महज एक मुस्लिम नाम होने कारण कैसे एयरपोर्ट पर घंटों उसकी चेकिंग होती रही और उसने खुद को कितना जलील होते हुए महसूस किया। आखिर क्या दोष था अनवर का? किसके प्रभाव में वे ये सब करते हैं? इससे इन्हें क्या हासिल होगा? कौन है जो सबके अंदर इतना विष घोलकर देश में अस्थिरता का वातावरण बना रहे हैं? अंग्रेजों से तो देश को आजादी मिल गई, लेकिन इस दूषित मानसिकता से देश को कब आजादी मिलेगी? नेता, धर्मगुरु, मौलवी कोई भी जिम्मेदार हो,
परिणाम तो अंत में आम जनता को ही भुगतना पड़ी डिरेचता है। दंगे देश में कहीं भी हो, किसी भी कारण से हो, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से सब पर पड़ी डिरेचता है। मुद्दा चाहे आरक्षण का हो, जाति का हो या धर्म का, विद्रोह में तो हर कोई सुलग उठता है। और अगर हिंदू मुस्लिम का हो तो कई दर्द उभर आते हैं, कई अध्याय खुल जाते हैं। इन प्रायोजित सांप्रदायिक दंगों में कभी किसी नेता, धर्मगुरु, मौलवी की लाशों को तो बिछते हुए नहीं देखा। अगर देखा है तो बस आम आदमी की ही लाश को इन दंगों के बाद रह क्या जाता है, सिवाय बर्बादी के मंजर और कभी न भर पाने वाले घावों के उन्मादता में लोग अंधे हो जाते हैं और सही गलत तक का विवेक खो देते हैं। क्या यूरोप की तरह हमारे भी पाडिडी ढोसी देश से अच्छे संबंध नहीं हो सकते? क्या दोनों देश एक दूसरे की ताकत नहीं बन सकते? अगर ऐसा हो जाए तो दोनों देश एक महाशक्ति के रूप में विश्व के पटल पर उभर सकते हैं। रंग रूप, पहनावा, खान पान, यहां तक कि भाषा, बोली भी एक है। फिर यह सब क्यों बहुत जरूरी है इस कट्टरवादी सोच से बाहर निकलना? कट्टरवादी सोच स्वयं की, समाज की और देश की प्रगति में सबसे बड़ा रुद्दा है। इससे कभी किसी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। साथ ही सोशल मीडिया पर त्वरित गति से फॉरवर्ड होते इन भड्डीच काउ पोस्ट से लोगों को बचना होगा। न्यूज चैनलों को भी अपनी सीमा में रहना होगा। सच के साथ कल्याण को भी जोड़ दाहना होगा। आम आदमी को अपनी ताकत को समझना होगा। उसके हाथ में सामाजिक सौहार्द की अद्भुत शक्ति है। वह बहकावे में ना आए, इससे भी बहुत कुछ संभल जाएगा। आखिर कब तक हम लोग देश और समाज के चंद नुमाइंदों के द्वारा देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक कर जलाए जाते देखते रहेंगे? कब तक? आखिर कब तक?